हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो हमारा अध्याय है अध्याय 12 लेंगे। बच्चों ये हमारा आज का अंतिम अध्याय है, लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नेम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। अब बच्चों भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे और समस्याएं वो क्या हैं? विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान समय में वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर पढ़ेंगे। जब जैसे पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू मृद प्रदूषण जो भूक्षरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य बच्चों क्या है कि जो मानवीय क्रियाकलापों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे युक्त है। उससे क्या होता है, हमारी प्रकृति जो होती है वो दूषित होती है। अब जो पर्यावरण प्रदूषण आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से जो है एक तो प्रकृति द्वारा होती है, दूसरी मानव जनित मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होती है। लेकिन जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाने में जो क्या है, प्रकृति तो दूषित करने में जो नंबर 1 पे मतलब सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण प्रदूषण को दूषित करता है उनमें जो है मानव का हाथ सबसे ज़्यादा है, मानव हस्तक्षेप ज़्यादा है। मानव ही क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब जो मेन जो पर्यावरण प्रदूषित जो हो रहा है वो मेन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, इन चारों के द्वारा जो हो रहा है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इन चारों में ही क्या है, मानव का अत्यंत क्या कहते हैं हस्तक्षेप है इसको दूषित करने में। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से तात्पर्य जल निकाय जैसे कि झील हो गई, समुद्री जल हो गया, नदी हो गई, झरने हो गए, तालाब हो गए, नौले हो गए, इनके क्या है संदूषित होने से है। अब इनके संदूषित होने क्या होते हैं, जीव और पादप क्या होते हैं वो प्रभावित होते हैं। मनुष्य भी इससे क्या है संदूषित जल से प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जल प्रदूषण जो है अत्यंत बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। मतलब जल प्रदूषण से जल संदूषित होना है। अब जैसे बड़े बड़े उद्योगों में क्या करते हैं, अपना अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं नदियों में डाल देते हैं। गांव घरों में आपने देखा होगा, कभी पहाड़ी क्षेत्र में भी क्या होता है जो लैंडस्लाइड होते हैं मानसूनी समय में बरसात के टाइम पे, वो लैंडस्लाइड उसका मिट्टी पेड़ कहाँ गिरते हैं सब नदी में। उससे क्या होता है नदी का जल भी दूषित हो जाता है। और जो नदियों में कपड़े धोते हैं, तालाबों में धोते हैं, झील के किनारे कपड़े धोते हैं, भैंसों को नहलाते हैं, इनसे क्या हो रहा है बच्चों, जल अत्यंत दूषित हो रहा है। और वर्तमान समय में जल दूषित होने का एक मुख्य कारण हो रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होता है बच्चों, अधिक जनसंख्या होने से जल भी क्या होता है अधिक मात्रा में उसका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग मतलब अविवेकपूर्ण उपयोग, उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या है जल अत्यंत वेस्ट होता है, हम कहते हैं। कहीं बार आप देखोगे अगर जल बह रहा है तो उसको बहने दिया ही जाता है, कोई मिलके भी उसको क्या ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते। अत्यंत क्षेत्र आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो जल क्या रहता है बहता रहता है। उससे क्या होता है कि भविष्य में हम लोगों को ही क्या होगी जल की संकट भी होगी। और जिन क्षेत्रों में जल गिर भी रहा है उन क्षेत्रों में क्या होगा दलदल वाला एरिया बन जाएगा, जिससे वहाँ पर गिरने की संभावना भी रहती है। अब हमारे भारत के में जल प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा जो होता है बच्चों हमारी 2 नदियों में होता है। वो है हमारा एक गंगा नदी और यमुना नदी। अब गंगा नदी और यमुना नदी में जल प्रदूषण इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गया बच्चों कि जो गंगा नदी है उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके द्वारा गंगा नदी के लिए जो बच्चों नमामि गंगे एक योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था, जो गंगा जल है गंगा नदी है वो उसको सफाई करने से है। अब जो हमारे भारत के प्रमुख 2 नदी हैं वो हैं गंगा नदी और यमुना नदी। हम इसके बारे में देखते हैं। गंगा नदी आप लोगों को पता है उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड में ये गंगा नदी जो है भागीरथी नाम से निकलती है, देवप्रयाग में जाके इसका नाम गंगा पड़ता है। अब गंगा नदी जो है बच्चों देखिए कहाँ से, उत्तराखंड से, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल इतने राज्यों से होके लास्ट में कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है पूर्व साइड। अब इसमें प्रदूषण क्या क्या होता है आते टाइम, कानपुर नगर से औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय केंद्रों का, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकतर क्या है नगरीय क्षेत्र हैं, तो नगरीय केंद्रों का जो घरेलू अपशिष्ट है नदी और अपशिष्ट और नदी में लाशों का विसर्जन, जो हम नदी किनारे डेड बॉडी जलाते हैं बच्चों, उससे भी क्या हो रहा है नदी अत्यंत दूषित हो रही है। और मुख्य प्रदूषक कौन कौन से, इनमें से कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पटना तथा कोलकाता जैसे नगर जो हैं घरेलू कचरे को भी नदी में
फेंक देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, नदी जो हो रहा है अत्यंत दूषित हो रही है। उसके बाद दूसरी जो यमुना नदी है, देश की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी वो है यमुना नदी। इसमें जो प्रमुख रूप से यहाँ जो आते हैं, एक दिल्ली क्षेत्र आता है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य आता है। अब इसमें प्रदूषण के जो मेन होता है वो किससे, हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन। अब पानी में क्या कहते हैं, जल प्रदूषण का हम यही नहीं कहेंगे कि जल दूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या है, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग से भी जो खुला जल जो बहता रहता है वो भी जल प्रदूषण में ही आता है। अब देखिए, अब हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन, पानी का क्या हो रहा है, सिंचाई की जा रही है उससे। दूसरा, कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का क्या हो गया, प्रवाह हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां संकट क्या उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित करना। दिल्ली जैसा क्षेत्र है काफ़ी बड़ा, दिल्ली को हम क्या कहते हैं, मेन जो है भारत का केंद्र बिंदु जो हो गया, भारत की राजधानी भी हमारी दिल्ली। अब दिल्ली जैसे क्षेत्र में सभी नगरीय क्षेत्र हैं। अब वहाँ क्या घरेलू और औद्योगिक कचरे का सारा प्रवाहित कहाँ हो रहा है, वो नदियों में हो रहा है, यमुना नदी में, जिससे क्या हो रहा है, उसका जल प्रदूषण जो हो रहा है और अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। इसका मेन प्रदूषक वही है, दिल्ली का अपने अपशिष्ट को नदी में डालना। अब दिल्ली शहर का जितना भी कूड़ा करकट है वो सब जगह कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है। अब बच्चों, इन नदियों को दूषित करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मनुष्य का ही है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप देखेंगे इस टाइम पे जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड, कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था बच्चों, सबका घर से बाहर निकलना क्या था, एकदम बंद था। तो उस दौरान आपने देखा होगा जो हमारी गंगा नदी और यमुना नदी है, जिस पे क्या करोड़ों बजट लग गया था, खर्च किया गया था इनको साफ करने में, वो क्या हो गया, इनमें आजकल मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण क्या हो गया, नदी खुद व खुद क्या होगी, साफ होती चली गई। बच्चों, हम नदी का पानी हमेशा साफ और स्वच्छ भी मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहता हुआ जल होता है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों में उनमें क्या करते हैं, अत्यंत दूषित करके उसे और क्या है, प्रदूषण रहित बना मतलब प्रदूषण, जल प्रदूषण के योग्य बना दिया है। अब इस टाइम पे इस जो पीरियड चल रहा है अभी, उसमें मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था। तो सब नदी आप देखेंगे, यमुना नदी की कुछ वीडियो भी आ रही थी, कुछ फोटोज़ भी आ रही थी, उसमें क्या है, नदियों के पानी को आप देखेंगे तो नीचे से आप लोगों को मछलियाँ जो है एकदम साफ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, दोनों नदी एकदम खुद ब खुद साफ हो गई है। किन कारणों से, क्योंकि उनमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। अब बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं भारत में जल प्रदूषण के मुख्य कारण। जल प्रदूषण के जो मुख्य कारण है बच्चों, वो है एक औद्योगिक कूड़ा जो हम गंगा नदी में या यमुना नदी में और नदियों झीलों में हम लोग डाल देते हैं, उससे भी जल दूषित हो रहे हैं। दूसरा है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ। कृषि क्षेत्र में जो हम सिंचाई के टाइम पे जल को अत्यंत क्या करते हैं, अत्यंत मात्रा में उसका दुरुपयोग या कहते अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, वो भी एक जल प्रदूषण में आता है। तीसरा हो गया मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी में गुणवत्ता की कमी। अब जो मैदानी इलाकों में जो नदी बह रही है बच्चों, जल प्रदूषण के कारण उनमें क्या हो रहा है, उनके पानी में गुणवत्ता की भी कमी भी आ रही है। और धार्मिक रीति रिवाज भी बच्चों जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने मंदिरों का कूड़ा या कोई भी मंदिर नदी किनारे जो बसे रहते हैं उनका आधे से अधिक या पूरा ही लगभग क्या जो पूजा सामग्री होता है वो नदियों में फेंक दिया जाता है। वो सोचते हैं कि भगवान का है इसलिए इधर उधर ना डाल कर उसको क्या कहते हैं, नदी में बहा दिया जाए। तो उससे भी क्या हो रहा है, जल अत्यंत मात्रा में दूषित हो रहा है। जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव, जो जहाज़ों से तेल रिसाव होता है वो भी क्या करता है, नदी के पानी को अत्यंत दूषित कर देता है, जिससे क्या होता है, नदी में जो मछलियाँ हैं वो भी मरने लग जाती है, बड़े बड़े जीव पादप क्या एकदम से ख़त्म विलुप्त की कगार पे आ जाती हैं। कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था। अब जिन स्थानों में बच्चों अगर नदी क्या कहते हैं, नाले नहर या नौले कुछ भी हैं और वहाँ क्या कहते हैं जो कूड़ा करकट है उसके निपटान की व्यवस्था नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, या तो पैकेट बना के नदी में बहा देते हैं, नहरों में बहा देते हैं, तालाबों में फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण अत्यंत मात्रा में हो रहा है। अब बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव कि क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं जल प्रदूषण के बाद, और उसके बाद कि उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। जल प्रदूषण से जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं बच्चों, उनमें जैसे जमीन की उर्वरता क्षमता कम होना है। जल प्रदूषण के द्वारा क्या हो रहा है, जो जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो रही है।
समुद्री जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है उससे। समुद्री जीव जंतु पादप जो है वहाँ के क्या होते हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और बीमारियाँ, जैसे बच्चों बीमारियाँ में 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि किन्हीं 2 जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए, तो आप ये नोट कर लेना। बीमारियों में जैसे टीबी, दस्त, कालरा, पीलिया, उल्टी, ये भी क्या होगी, जल प्रदूषण के कारण लोग क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। भारत में बच्चों जो 80% जो मरीज हैं, जो लोग हैं, वो हमारे भारत में केवल जल प्रदूषण के द्वारा ही, प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद है मिट्टी का कटाव। जल प्रदूषण के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव भी होता रहता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है उसकी भूक्षरण जो होता है वो बहता रहता है, उपजाऊ क्षमता भी उससे कम होते जाती है, मिट्टी का कटान होते रहता है। अब इन सब का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे, वो है कि पानी के रास्ते एवं समुद्री तटों की सफाई। अब पानी के रास्ते स्टार्टिंग से लेके जहाँ से स्टार्ट हो रहा है लास्ट तक, जगह जगह उनके हमेशा क्या करना चाहिए, 2-2, 3-3 महीने में, कम से कम 2 महीने में तो कम से कम पानी के रास्तों की सफाई करनी चाहिए। और जो समुद्री तट है, अक्सर लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने पैकेट, प्लास्टिक के बॉटल वगैरह क्या करते हैं, वो लोग वहीं बीच के किनारे, समुद्री तटीय किनारे में छोड़ देते हैं। तो समुद्री तटों को क्या करना चाहिए, सफाई भी करनी चाहिए, वरना क्या होता है, समुद्री लहरों के साथ वो जितने भी कूड़ा करकट है वो कहते हैं लहरें अपने साथ ले जाती है और पूरे समुद्र में क्या करती है, और कूड़ा कर देती है। तो तटों की सफाई करनी चाहिए। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो कूड़ा करकट है उनको क्या है, उनके निष्पादन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल स्रोतों में अवशिष्ट डालने पर गैर कानून घोषित करना। अब कोई भी जल स्रोत हैं, चाहे वो नौले, नधारे, तालाब, नदियाँ, कुछ भी हो, उनमें कोई भी हम अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं तो उसमें जुर्माना होना चाहिए, वो गैर कानूनी होना चाहिए, ये भी समाधान में आएगा। समुद्र में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक होनी चाहिए। उससे क्या होता है बच्चों, काफ़ी मात्रा में क्या होता है, समुद्री जीव जंतु क्या होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं, तो उनमें परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए। समाज व जन साधारण में चेतना उत्पन्न करना। समाज में जगह जगह रैलियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जल प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं या उनके बारे में उनका जो प्रभाव पड़ता है, लोगों को क्या करते हैं, जागरूक कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण के समाधान, मतलब उसको जल प्रदूषण को रोकने में हम काफ़ी रूप में उसमें सहयोग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, किसके द्वारा, वृक्षारोपण करके भी हम मिट्टी का भी संरक्षण कर सकते हैं। मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा, पेड़ पौधे क्या होंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। क्योंकि पेड़ की जड़ें जो होती है बच्चों, मिट्टी को जकड़े रहती है, तो अगर पेड़ लगे रहेंगे, वृक्षारोपण होगा तो मिट्टी को पकड़े रहेगी, तो बारिश के टाइम पे क्या होगा, लैंडस्लाइड नहीं हुआ, जिससे नदियाँ जो होंगी दूषित नहीं होंगी। तो बच्चों ये तो थे आपका पूरा जल प्रदूषण कारण, प्रभाव और समाधान। अब बात करते हैं बच्चों हम वायु प्रदूषण की। अब वायु प्रदूषण को क्या है, धूल, धुआं, कुहासा, धूम्रकोरा और वाष्प आदि के संदर्भ में लिया जाता है, जो क्या होता है कि जंतुओं के लिए, पादपों के लिए और मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक साबित होता है। अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर, तो बच्चों हमारे भारत में जो है वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पे क्या है, एक साल में करीब लाखों मौतें हो जाती है। किसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि शहरों में जिस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो लोगों पर के श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रही है, उससे जैसे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, दमा के रूप में आ जाते हैं, खांसी हो जाती है, आँखों के क्या होती हैं, रोशनी कम होती जाती है। तो वायु प्रदूषण भी है, जो जल प्रदूषण के बाद वायु प्रदूषण जो है भारत में अत्यंत है। भारत में क्या अन्य देशों में भी देखने को क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा रूप में मिलता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2019। अब बच्चों जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें ये भी कहा गया था कि भारत में जो वायु प्रदूषण से मरने वाले मौतों का जो आंकड़ा है वो भारत में तीसरा सबसे खतरनाक है। मतलब भारत में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं उसमें तीसरा सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा है, वायु प्रदूषण को माना जाता है। बच्चों जो वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है वो मैं आप लोगों को लिख के दिखा रखा है ताकि आप लोग इसको नोट कर लें। तो वाहनों से निकलने वाले जो धुआं होता है उनसे वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, वो जो रसायन केमिकल निकलता है उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस व धूल कण से वायु प्रदूषण होता है।
जंगल में पेड़ पौधों के जलने से या जो जंगलों में आग लगती है, आपने देखा होगा कि उससे क्या होता है, चारों तरफ बिल्कुल सफ़ेद कुछ दिखाई नहीं देता, उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण और ज्वालामुखी विस्फोट भी, जब भी ज्वालामुखी फूटता है उससे भी क्या होता है, चारों ओर बिल्कुल धुआं जैसा छा जाता है, जिससे और क्या कहते हैं, धरातल पर भी राख काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण होने के बाद क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो बीमारियां होती हैं। बीमारियों में मुख्य रूप से जो है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वो है श्वास संबंधी बीमारी, जिसमें तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है, और दमा के पेशेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो धूल ऊल जो है दमा के पेशेंट के लिए काफ़ी क्या डेंजर रहता है। सर्दी, खांसी, अंधापन और त्वचा संबंधी रोग क्या होता है, वायु प्रदूषण से देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक दृश्यता में कमी, आपने देखा होगा अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में हैं तो हमें आकाश हमेशा नीला, आपने लगभग देखा होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्र में आसमान क्या है, हमेशा नीला हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलना जो धुआं है पूरे क्या कहते हैं, जगह चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिससे जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो देखने को हमें कम ही मिलते हैं। अब इस बार आपने सुना होगा, ये मैं बार बार इस टॉपिक का जिक्र बार बार कर रही हूँ, क्योंकि जो कोविड-19 जो पीरियड चल रहा है, इसमें लॉकडाउन जब हुआ था, सारे औद्योगिक जो कारखाने वो क्या हुए थे, बंद हुए थे। बंद होने के कारण जो पूरे देश में लगभग, अभी हम भारत की बात करते हैं, क्या हो गया था, जो वायु प्रदूषण जो है कम, उसकी जो वायु प्रदूषण जो है अत्यंत कम हो गया था। उससे क्या होता है, तो पंजाब से हम लोगों को हिमालय पर्वत देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद बिहार से देखने को मिला, आपने न्यूज़ और व्हाट्सएप वीडियो आदि के माध्यम से देखा होगा, प्राकृतिक दृश्य जो है एकदम से क्या होगा, सामने आने लग गए। अब जैसे पंजाब के लोगों का कहना है, जालंधर से जो हिमालयी दृश्य दिख रहा था 20 सालों बाद देखा कह रहे थे वो लोग। क्यों? क्योंकि आज तक क्या कारखाने सब सुचारू रूप से चल रहे थे, फैक्ट्री का धुआं आसमान में आ रहा था, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य कम दिखने को मिल रहे थे। आंखों में जलन होती है, ओजोन परत पे भी प्रभाव होता है बच्चों, किससे, वायु प्रदूषण से। उससे क्या होता है, फिर ओजोन परत पे प्रभाव से त्वचा संबंधी जो क्या कहते हैं कैंसर होता है, वो पराबैंगनी किरणों के कारण ही होता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ना है, आप देखे होंगे पृथ्वी का तापमान, अब आजकल क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उससे पृथ्वी का तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे क्या गर्मी बहुत अत्यधिक हो रही है, उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर का पिघलना। और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी क्या, वायु प्रदूषण का ही एक मुख्य कारण है। अब बच्चों इसको आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जो वायु प्रदूषण को मतलब रोकने के जो समाधान है, मतलब किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के समाधान की, कि हम किस प्रकार से वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वृक्षारोपण, जिसमें विशेष रूप से पीपल, बरगद और बांज के पेड़ लगाना। इनको लगाने का मतलब है, ये चौड़ी पत्ते वाले होते हैं। अब बच्चों चौड़ी पत्ते वाले जो पेड़, उनको लगाने का मेन मकसद क्या होता है, जब भी कभी बारिश होती है तो उसके बाद जो वाष्पोजन की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकृत होता है जो पानी वाष्प के रूप में, तो जो चौड़ी पत्ती, जिन क्षेत्र में चौड़ी पत्ते होंगे, वाष्पोजन की प्रक्रिया के सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, ऊपर नहीं उड़ पाती, वो क्या करती है, उन्हीं क्षेत्रों में घूमते रह जाती है, जिससे वहाँ नमी बनी रहती है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में अत्यंत सहायक होती है। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना है, और उसके बाद जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोल और कोयला का उपयोग कम करना है। पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है, जो हमें सीधे क्या है, प्रकृति के थ्रू मिलती है। पवन ऊर्जा जैसे हवा के थ्रू, सौर ऊर्जा डायरेक्ट सन के थ्रू में प्राप्त होती है। घातक गैसों की मात्रा निर्धारक मानकों के अनुसार ही रखें। कुछ कुछ घातक गैसें ऐसी होती है बच्चों, जो वायुमंडल में अत्यंत क्या होती है, उनको क्षति पहुंचाने में सहायक करती है, तो उनका जो मानक है, उनको यूज़ करना क्या है, बहुत ही उनकी क्वांटिटी जो मात्रा है बहुत ही कम रखनी चाहिए। गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करके, अब जैसे बीच में एक अभियान चलाया गया था कि कम से कम एक दिन संडे को क्या हो, कोई भी पर्सनल कोई भी काम हो, उसमें वो काम करने के लिए हम लोगों को ये साइकिल में जाके काम करना चाहिए। मतलब कम से कम महीने में, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक संडे को हम क्या करते हैं, हर काम साइकिल के थ्रू कर सकते हैं। उस दिन अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, कम से कम एक दिन के लिए हमारे वायुमंडल को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, और जो धुआं है उससे भी हम क्या होंगे, छुटकारा मिल पाएगा। कारखानों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करके, मतलब जो कारखाने का जो धुआं है उसको नियंत्रित करना है, मतलब कम करना है। इसके अलावा बच्चों हम जो गाड़ी में हैं, कम से कम जहाँ तक हो सके CNG जो गैस होती है,
अभी तो सीएनजी गैस आप लोगों को क्या कहते हैं बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम पेट्रोल की जगह सीएनजी गैस का उपयोग करें तो ये भी क्या होता है, वायु प्रदूषण को कम करने में अत्यंत सहायक होती है। तो बच्चों ये तो थे हमारे वायु प्रदूषण के समाधान। इसके बाद हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है बच्चों हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।